हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। हम लोग फिजिक्स में क्लास 12th का चैप्टर 1 देख रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसका लेक्चर 1 हमने देख लिया था, जिसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2, जो कि है कंडक्टर इंसुलेटर, जिसमें देखेंगे वेज टू चार्जिंग के जो मेथड्स हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि वर्क फंक्शन। तो चलिए देरी ना करते हुए पढ़ते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? तो बेसिकली वर्क फंक्शन क्या है कि कोई एक मटेरियल है, सपोज करिए, और इसके जो सरफेस पे हैं, जो आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको रिमूव करने के लिए जो हमें मिनिमम अमाउंट देंगे एनर्जी का, ये एनर्जी देंगे हम मिनिमम एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाए यहाँ से, मतलब यहाँ से ये मटेरियल को लीव कर दे और इजेक्ट करके बाहर आ जाए। तो इस ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वही होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the surface of the material is called work function। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन वही है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो हमने एनर्जी दिया कि जो ये मटेरियल है कोई, इस पर जो आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसमें से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो कम से कम एनर्जी हम दे सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और एक पॉइंट लिखिए, व्हेन two bodies are rubbed together, क्या है, जब दो बॉडी को हम रब करेंगे टुगेदर, जब रब करेंगे मीन्स एक दूसरे से उसमें फ्रिक्शन करेंगे, तो क्या होगा? जिस बॉडी का वर्क फंक्शन क्या होगा? लो होगा, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ईजिली इजेक्ट कर देगा। और जिस बॉडी का जो वर्क फंक्शन है वो हाई होगा, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाएगा, और जो निगेटिव चार्ज आएगा वो किस पे आएगा? जिसके पास हायर वर्क फंक्शन है। तो वही लिख रहे हैं हम, व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर against each other against each other electrons are transferred from the material with lower work function to the material having higher work function। व्हेन टू यहाँ पे डिफरेंट ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट बॉडीज होंगी तभी तो उनका जो वर्क फंक्शन होगा वो अलग अलग होगा। व्हेन
टू डिफरेंट बॉडीज़, जब दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं क्या है, जब इनको रब किया जाएगा, जैसे ये मार्कर और मेरा हैंड है, जब इसको रब किया जाएगा, अगर इस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होगा तो ये क्या करेगा, जब आपको पता है, आप देखेंगे जब आप दोनों हैंड को रब करेंगे तो इसमें हीट जनरेट होती है, तो जो थर्मल एनर्जी जो हमारे रबिंग की वजह से, जो फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हो रही है, वो क्या करेगा, वो एनर्जी यूज करेगा। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उसका अगर जो मटेरियल का अगर वर्क फंक्शन कम है तो उसमें जो आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, इजेक्ट कर जाएंगे, और वो कहाँ जाएंगे, जो हायर वर्क फंक्शन है उसके ऊपर। तो इस तरह से जो लोअर वर्क फंक्शन होगा उसके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, अगर डिफिशियंसी होगी मीन्स इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा। अब प्रोटॉन ज़्यादा हो गया मतलब कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस मटेरियल पे जिसका हायर वर्क फंक्शन है, और जिसका लोअर वर्क फंक्शन है। और हायर वर्क फंक्शन पे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन उस पर आ रहा है, एक्सेस हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो इसीलिए जब हम सिल्क के साथ ग्लास रॉड या एम्बर के साथ वुलन क्लॉथ को जब रब करते हैं तो इसी की वजह से उस पर निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद लिखेंगे, आपको पता है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन नहीं होता, तो वही लिखेंगे protons are not transfer during rubbing। आपको पता है कि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और इतनी हम एनर्जी रब करके सिर्फ नहीं दे सकते कि वो प्रोटॉन को क्या करे, इजेक्ट कर दे। तो इसलिए ये सिर्फ जो मटेरियल वो भी उसी इलेक्ट्रॉन को करता है जो सिर्फ मटेरियल के सरफेस पे प्रेजेंट हो। जो लोअर वर्क फंक्शन है उसके मटेरियल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो उसी को क्या करता है, ये इजेक्ट कर देता है। और नेक्स्ट वन है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, कुछ मास है, फाइनाइट मास है। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन वाले मटेरियल पे जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मटेरियल पे जब जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास है, फाइनाइट मास है, तो उसके बाद वो उसके मास में भी इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने कोई बैग लिया है, सपोज करिए आपने कोई बैग लिया है और बैग में आपके पास भी 5 kg है। अगर इसमें हम 2 ग्राम भी अगर कुछ ऐड कर दें, 2 ग्राम प्लस 2 ग्राम प्लस 2 ग्राम करके हम 4 ग्राम इसमें ऐड कर दें तो इसकी मास में क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा, 4। यहाँ पे 5000 है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए आप, और इसमें आप 4 ग्राम भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5004 ग्राम। तो इसके मास में क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। तो यही है कि जब हम यही चीज़ हम लिखेंगे कि कोई निगेटिव चार्ज जब बॉडी होगी, निगेटिव चार्ज होगी मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो मीन्स जो मटेरियल है उसकी कुछ ना कुछ जो मास है थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वही लिखेंगे, द मास ऑफ negatively charged bodies have slightly इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास बहुत कम होता है। हैव द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी हैव स्लाइटली इंक्रीज्ड due to gain in some electrons।
तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है। नेक्स्ट है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसको हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है। कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं, क्या करते हैं वो, जो इलेक्ट्रिसिटी को होता है ईजिली फ्लो करने देते हैं। तो वही है, दोज materials which allows those material which allows to flow इलेक्ट्रिक चार्जेस कह लें या इलेक्ट्रिसिटी कह लें या इलेक्ट्रिक करंट कह लें, those material which allows to flow electric charges through them easily are called conductors. एग्जाम्पल जैसे कि मेटल्स हैं, आपको पता है, जैसे आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं। जो जितनी ईजिली फ्लो करने देगा इलेक्ट्रिक चार्जेस को या इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू, तो क्या होगा, उसके पास वो उतना अच्छा ही कंडक्टर कहलाएगा। और जैसे ह्यूमन बॉडीज़ भी हैं, ह्यूमन और एनिमल बॉडी एंड एनिमल बॉडीज़। ग्रेफाइट भी आपने सुना होगा, ग्रेफाइट एंड एक्सेट्रा। इसी तरह है इंसुलेटर, those materials which does not allow electric charges to flow easily through them are known as insulators. एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल, बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स, माइका एंड एक्सेट्रा। प्लास्टिक्स भी आपको पता है, प्लास्टिक्स एंड एक्सेट्रा। तो ये है डिफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको पता है, जैसे कंडक्टर है कोई भी, जब उस पर हम कोई चार्ज, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर क्या करेंगे, डालेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो ये क्या करेगा, इसको पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। हमने सपोज करिए चार्जेस को किया, तो ये क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब चार्जेस की अमाउंट हर जगह इक्वल होगी। लेकिन इंसुलेटर के केस में, अगर ये कोई इंसुलेटर है, अगर हमने चार्ज यहाँ पे ड्रॉप किया तो वो यहीं पे चार्ज रहेगा, वो कहीं आगे नहीं जाएगा, वो मतलब पूरे बॉडी में जाने नहीं देगा, सिर्फ यहीं पे होगा, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस यहाँ से वहाँ फ्लो करेंगे नहीं, मतलब जहाँ पे थे वहीं पे रहेंगे। और आपको पता है, एक अर्थिंग आपने वर्ड सुना होगा, जब हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडीज़ है, अगर आप ह्यूमन बॉडीज़ में जैसे मेटल को हाथ में लेके आप रब करेंगे तो उस पर चार्ज नहीं आएगा। चार्ज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उस पर जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके थ्रू अर्थ में चला जा रहा है। तो यही जो प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके थ्रू जो अर्थ के अंदर चले जा रहे हैं, या किसी भी चीज़ के थ्रू अगर वो अर्थ में चले जा रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। तो उसी को लिखेंगे, द प्रोसेस
in which a body shares its charges with the earth is called grounding और अर्थिंग। और आपको पता है ये अर्थिंग का हम यूज करते हैं सेफ्टी के लिए, तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखते हैं वेज ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट है वेज टू चार्जिंग। पहला है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम क्या करते हैं, कोई एक न्यूट्रल सब्सटेंस लेते हैं। ये कंडक्टर हो गया, न्यूट्रल कंडक्टर होगा ये, और यहाँ पे हम लाएंगे चार्ज बॉडी को लाएंगे। इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब इस पे चार्ज जो होगा वो एक्सेस होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसे हम क्या करेंगे, दोनों को टच कराएंगे एक दूसरे से। तो इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। और फिर कुछ समय के बाद हम इसे क्या करेंगे, ये तो न्यूट्रल था, जब इसको हम फिर सेपरेट करेंगे चार्ज ट्रांसफ़र होने के बाद, तो इस पे चार्जेस आ जाएंगे, इस पे भी चार्ज आएंगे और इस पे भी चार्ज आ जाएंगे। तो इसे ये ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। आपको पता है कि ये डायरेक्ट टच में आ रहे हैं, इसलिए इसे डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। और जो आपको पता है कि ये दोनों चार्ज हो गए, यहाँ पे इनके पास चार्ज आ गया, चार्ज्ड बॉडीज हो गए। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो अगर ये दोनों जो कंडक्टर्स हैं, अगर ये दोनों सेम मटेरियल के होंगे और सेम शेप साइज के होंगे, तो जो इस पे चार्ज होगा सेपरेट करने के बाद वो भी इस पे होगा। तो वही होगा इफ शेप साइज एंड मटेरियल of the conductors are same, then charge get distributed equally, or transferred equally। मीन्स जैसे इसके पास अगर कोई क्यू चार्ज है और ये दोनों जो कंडक्टर हैं वो सेम है, अगर ये सेम है और इनकी साइज़ भी सेम है, मतलब इनका जो शेप है अगर स्फीयर है और ये दोनों अगर एक का 5 सेंटीमीटर रेडियस है और दूसरे का भी 5 सेंटीमीटर रेडियस है, मटेरियल भी सेम है, शेप भी सेम है और साइज़ भी सेम है, तो इस पे जो अगर एक के पास क्यू चार्ज है तो दोनों के पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट बाद कंडक्शन के बाद क्या हो जाएगा, Q/2, मतलब दोनों के पास बराबर चार्जेस हो जाएंगे। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। अभी तक हमने डायरेक्ट कांटेक्ट में देखा, अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या करते हैं हम, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, ये होता है विदाउट
कांटेक्ट। अभी तक हमने डायरेक्ट कांटेक्ट का देखा, अब बिना कांटेक्ट के देखते हैं। जैसे कोई यहाँ पे एक चार्ज बॉडी रहेगी, सपोज करिए ये हो गया निगेटिवली चार्ज बॉडीज़ है। इसको हम पास में एकदम लाएंगे एक दूसरे कंडक्टर के पास। दो कंडक्टर, अगर दोनों कंडक्टर क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जब हम इसको पास लाएंगे कि मतलब ये इस पर इफेक्ट डालने लगे, तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। मीन्स इधर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड चले जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से इस बॉडी इस वाले कंडक्टर में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्योंकि कंडक्टर गुड कंडक्टर है, तो मीन्स जो चार्ज होंगे वो इजीली फ्लो हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो पहले से ये निगेटिवली बॉडी थी, अब ये यहाँ से हम इस दोनों को चार्ज ट्रांसफ़र होने के बाद इसको क्या करेंगे, हम सेपरेट कर देंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। तो इस पे क्या हो गया, परमानेंट चार्ज आ जाते हैं इस मेथड से। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, हमने इसको हटा दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, मीन्स इस पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इस वाले पे, और इस वाले पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमने पहले न्यूट्रल बॉडी लाई थी, ये दोनों न्यूट्रल थे, मीन्स इन पे चार्ज नहीं था। लेकिन जब इसके इफेक्ट में आया, जब इसके पास ये आया, तो ये क्या किया, इसे पोलराइज कर दिया। पोलराइज मीन्स यहाँ पे इस पर पोल इसने क्रिएट कर दिए, निगेटिव और पोलराइज्ड, निगेटिव और पॉजिटिव इसने इस पर क्या कर दिए, पोल क्रिएट कर दिए। तो यहाँ से क्या होगा, चार्ज जब क्रिएट हो गए तो ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस साइड, यहाँ राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जब इलेक्ट्रॉन राइट साइड में चले जाएंगे तो यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रोटॉन बचे, तो प्रोटॉन बचेंगे तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस साइड वाले रीजन में गए, वो क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इस कंडक्टर में चले जाएंगे। और जब इसे हम सेपरेट कर देंगे तो ये हमारे पास, ये तो पहले से चार्ज था, इसके बाद ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी मिलेगी, एक हमें नेगेटिव चार्ज बॉडी मिलेगी। और आपने देखा कि इसमें हमने कहीं भी कांटेक्ट नहीं किया था, इसको बस यहाँ पे हमने लाया उसके रीजन में, और इसने यहाँ पे इसको पोलराइज्ड किया, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ चार्ज, यहाँ से हमने सेपरेट किया तो यहाँ से हमें चार्ज बॉडी मिल गई। इसीलिए इसे हम कहते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग डायग्राम बना लीजिए। अब अभी जब तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, जैसे ग्लास, सिल्क रॉड, ग्लास, ये सारी चीज़ें अब देखेंगे जो कि फ्रिक्शन में आता है। नेक्स्ट वन है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड वे है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आपने जैसे देखा कि हमने अभी शुरू में आपको बताया था कि जब कोई सिल्क है, जैसे वो एम्बर था और वुलन क्लॉथ का था, उसी तरह सिल्क है, कोई सिल्क इस तरह से है, और हम ये ग्लास रॉड है, ये है ग्लास रॉड, और ये है सिल्क क्लॉथ, सिल्क है। अब क्या करेंगे, जब इसे हम रब करेंगे, दोनों को रब करेंगे, तो रब करने पे क्या होगा, जैसे कि आप अपने हाथों को रब करेंगे, देखेंगे हीट जनरेट होगी, वहाँ पे थर्मल एनर्जी क्रिएट होती है। तो जब इन्हें हम रब करते हैं तो इस पर क्या होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी को देखते हैं हम, जब दो बॉडीज़ को कांटेक्ट में लाएंगे हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के मेथड से। तो यहाँ पे हमने एक बॉडी ये ली और एक बॉडी ये ली, और इसको हमने रब किया, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शंस में क्रिएट किया। और रब करने पे क्या होगा, आपको पता है, हीट आपको, जब आप हाथ को रगड़ेंगे इस तरह से तो क्या होगा, उसमें आपको हीट महसूस होगी। तो वो क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है, मतलब जो हीट हमें प्रोड्यूस हुई वहाँ पे वो थर्मल एनर्जी है। अब ये क्या करेगा, जो इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो दो ये बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं, हम इंसुलेटर्स में इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इंसुलेटर्स में, और जब इंसुलेटर होंगे तो यहाँ पे एक कोई दूसरी बॉडी है, एक दूसरी बॉडी है, इसका अगर जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, वर्क फंक्शन मीन्स जिसकी टेंडेंसी होगी कि
कम एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा, तो वो क्या करेगा, जो इसमें थर्मल एनर्जी को यूज करेगा और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसे इजेक्ट कर देगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजेक्ट कर देगा। तो इसके बाद रबिंग के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमें दो बॉडी मिलेंगी, दोनों को हम सेपरेट करेंगे, एक निगेटिव मिलेगी और एक पॉजिटिव मिलेगी। जो पॉजिटिव बॉडी होगी इसका वर्क फंक्शन क्या होगा, लोअर वर्क फंक्शन होगा, लोअर वर्क फंक्शन। लोअर वर्क फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि जब हमने इसे रब किया, जो थर्मल एनर्जी जनरेट हुई, इसने क्या किया, उसे यूज करके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके इस वाली बॉडी पे चला गया, तो यहाँ पे जो हमारे पास डिफिशियंसी हो गई, डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पे जो चार्ज आया वो पॉजिटिव आया, और जो इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब यहाँ से जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मतलब मास क्या होगा, कम होगा, मास डिक्रीज हो जाएगा। और निगेटिवली चार्ज पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो रहा है तो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में गया और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। जब इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है यहाँ पे गया तो वो इसमें कुछ ऐड करेगा मास, तो वही थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होगा तब ट्रांसफ़र ऑफ मास भी होगा। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, आपने देखा यहाँ से चार्ज का ट्रांसफ़र जब हुआ, इलेक्ट्रॉन इस पे गया, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ मास भी हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास होता है और वो जो जाएगा किसी दूसरी बॉडी पे तो वो कुछ ना कुछ मास लेके जाएगा, और जिस बॉडी से जाएगा उसके मास में थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा और जिस पे जाएगा उसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है, कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे ये वर्क करता है। ये बेसिकली हम लोग इंसुलेटर्स पे करते हैं, और जो चार्ज जहाँ पे इंसुलेटर में आपको पता है जहाँ पे अगर चार्ज जनरेट होगा उसी पॉइंट पे रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कंडक्शन उसमें जो चार्ज होते हैं वो फ्लो नहीं कर पाते इजीली। इसकी वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं जहाँ पे वो वहीं पे रहते हैं। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम देखते हैं, और ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया कि ये इस इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं इन बेसिक प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। पहला है एडिटिविटी। एडिटिविटी मीन्स होता है, एडिटिव इन नेचर होता है, मीन्स जैसे आपने कोई बैग लिया है और आप मार्केट गए हैं, जब आप शॉप पे जाते हैं तो आपने जैसे 2 kg बैग में आपने आलू ले लिए, फिर उसके बाद आपने 1 kg लिया अनियन, इसी तरह आपने कुछ और सामान लिया 1 kg, तो आपके बैग में पूरे कितने हो गए, 2 + 1 + 1 = 4 kg आपके बैग में पूरा वेट हो गया। लेकिन तो क्या होता है इस केस में, वह इसी तरह चार्ज भी अगर किसी भी बॉडी पे अगर जैसे 2 कूलम कहीं पे प्रेजेंट है, फिर उसके बाद 3 कूलम + 4 कूलम, तो ये सारे क्या होते हैं एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं और यहाँ पे बना लेंगे 9 कूलम, इस पे पूरा चार्ज आ जाएगा। तो यही है इसका मतलब। तो इसी को हम नोट डाउन कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं इसका अच्छे से। पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका जैसे आपने अभी मैंने बताया कि इट मीन्स दैट the total it means that the total charge present
it means that the total charge of a system is the algebraic sum of all the electric charges present at different points in a system. कि मतलब होता है कि कोई भी सिस्टम पे जो पूरा चार्ज है वो क्या है, अलजेब्रिक सम होता है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्जेस का, या कह सकते हैं हम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल कर दीजिए, अच्छा है इंडिविजुअल, आपको समझ में भी आएगा। इंडिविजुअल मीन्स सिंगल चार्जेस, जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक चार्जेस डिफरेंट पॉइंट पे प्रेजेंट है सिस्टम में, वो क्या करते हैं, ऐड होके जो सिस्टम है उसका टोटल चार्ज देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बॉडी में कोई बॉडी है और इस पे Q1 चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, Q2 यहाँ पे प्रेजेंट है, Q3 यहाँ पे प्रेजेंट है, Q4 यहाँ पे प्रेजेंट है एंड Q5 यहाँ पे प्रेजेंट है, और सब पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं Q2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो अलजेब्रिक सम होगा इसे हम आपको कहीं Q देखने को मिल सकता है या स्मॉल q भी मिल सकता है, तो दोनों का मतलब होगा चार्ज ही होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे Q1 प्लस Q2, और ये माइनस में है तो माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, तो इसका जो चार्ज आएगा टोटल चार्ज सिस्टम का ये इतने के इक्वल होगा, मीन्स ये जो Q है वो इसके इक्वल है। तो यही है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं किसी बॉडी पे 2 कूलम्ब चार्ज प्रेजेंट है प्लस 3 कूलम्ब चार्ज है, उसके बाद उसके ऊपर -7 कूलम्ब चार्ज है और 10 कूलम्ब चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, इस पे अगर पूछा जाए कि इस बॉडी पे इसका टोटल चार्ज क्या है, तो टोटल चार्ज Q या स्मॉल q हम देख लेते हैं, वो कितना होगा, 2 कूलम्ब प्लस 3 कूलम्ब -7 कूलम्ब प्लस 10 कूलम्ब इज इक्वल टू, यहाँ से 10 से 7 जाएगा 3 होगा, 3 3 6 2 8 कॉलम हमारे पास चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे इस पे। तो जो टोटल होगा बॉडी का वो क्या होगा, जो इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट हैं डिफरेंट पॉइंट पे किसी भी सिस्टम में, तो वो जो सिस्टम का चार्ज होगा वो इनके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। यही एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखेंगे हम क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन बेसिकली क्या है कि आप समझ लीजिए कि जैसे कोई भी बॉडी है, अगर आप उस पर रब कर रहे हैं या जब चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा दूसरे बॉडी के पास। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। ऐसा नहीं है कि वो आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए या 0.2 चला जाए 0.3, मतलब वो कॉन्टीन्यूअस नहीं जाता है, डिस्क्रीट जाता है। मतलब कि कॉन्टीन्यूअस का मतलब हम कोई भी वैल्यू दे दें, जैसे कि 0.1 दे दें, 0.2 दे दें इलेक्ट्रॉन, तो ये इतनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब ये जाएगा ही नहीं। हमें चाहिए मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कोई इंटीजर फॉर्म में हमें अगर मिल रहा है तो वो ऐसी बॉडीज़ को जो कंटिन्यूअस नहीं हो के डिसकंटिन्यूअस है, वो कुछ वैल्यूज़ को ही जो एक्सेप्ट करती है, वो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं। और कंजर्वेशन है जो कि है कि जो चार्जेस होते हैं वो कभी भी क्रिएट नहीं होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, और जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये दोनों देखते हैं अभी हम, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स, जैसे मैंने आपको भी बताया कि
ये फिक्स होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये क्या करता है, फिक्स वैल्यू ही लेता है। हम कोई भी वैल्यू देंगे तो वो कॉन्टीन्यूस वैल्यू नहीं लेगी, कुछ वो डिसकंटिन्यूस वैल्यू लेता है। मीन्स उसमें जैसे हमने अभी आपको बताया कि कोई भी बॉडीज अगर चार्ज उस पर जा रहा है तो वह 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन जाए, आधा इलेक्ट्रॉन से या 1 इलेक्ट्रॉन से कम जाए, तो ऐसी वैल्यूज वो नहीं लेता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका अमाउंट जो है वो फिक्स्ड है। अमाउंट इज फिक्स्ड, अमाउंट इसका फिक्स्ड है। आपको पता है कि जो सबसे छोटा चार्ज अगर कोई भी इंडिपेंडेंटली अगर नेचर में एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो वही लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट चार्ज, द स्मॉलेस्ट। इससे भी छोटे छोटे चार्जेस होते हैं जैसे क्वांटा पार्टिकल्स उसमें होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जो उनकी जो वो चार्ज होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए उसको हम नहीं लेते हैं। द स्मॉलेस्ट चार्ज that can exist independently is charge on electron। कोई भी अगर इससे छोटा कोई भी चार्ज जो कि नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी को कहते हैं हम फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। charges always exist in integral multiple of fundamental charge। और आपको बहुत सारी बुक में स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करता हुआ मिलेगा, तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पे स्मॉल क्यू ही यूज़ करेंगे ताकि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आसानी हो, जो कि NE। आपको पता है जो चार्जेस है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा क्या, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और जो n की वैल्यू होगी वो इंटीजर होगा, n इंटीजर होगा। और ये वैल्यू कौन कौन सी ले सकता है, +-1, 0, +-1, +-2 एंड एक्सेट्रा। मतलब इसकी वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती कि 0.5, 1.5, 0.2, -1.5, ये सारी वैल्यूज़ ये नहीं लेगा, ये सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल लेगा। मीन्स उसकी वैल्यू होनी चाहिए इंटीजर फॉर्म में, 0 हो, 1 हो, 2 हो, -1, -2, ऐसी वैल्यू को ही ये सिर्फ लेता है। और जो ये हमारे पास जो ये Q है, ये क्या है, यहाँ पे चार्ज ऑन एनी बॉडीज़ है, मतलब चार्ज ऑन बॉडी, जो चार्ज पे बॉडी, जो बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है वही है Q, चार्ज ऑन बॉडी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिकली क्या है कि जो चार्ज नेचर में प्रेजेंट है वो इतने ही रहते हैं, मतलब ना ही वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं ना ही क्रिएट किए जाते हैं। तो वही है कि चार्जेस कैन नेवर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड और destroyed। और the charge can never be created or nor be destroyed, charge can never be created nor be destroyed, but can only be transferred।
और एक पॉइंट है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is constant और आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻30 -31 kg के अप्रॉक्स इक्वल होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg के इक्वल होती है। यहाँ से हमने देखा चार्जेस कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली बी ट्रांसफर। जो चार्ज होते हैं हम उसे ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसने क्या कर सकते हैं हम उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो मास उसके अंदर है सिस्टम के अंदर और एनर्जी है वो क्या करती है, वो ट्रांसफ़र नहीं होती है सराउंडिंग के साथ, वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। यहाँ पे ट्रांसफ़र इसका नहीं होता है। तो जब ट्रांसफ़र ही नहीं होगा मास एनर्जी का, मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, तो वहाँ से चार्ज भी क्या करेगा, चार्ज वहीं पे जितना चार्ज उस सिस्टम में है वो उतना ही रहेगा। मतलब अगर 10 पॉजिटिव और 10 निगेटिव है मतलब वो न्यूट्रल है, या 10 पॉजिटिव या 9 निगेटिव है तो वो क्या होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है और आप पूछ सकते हैं कि भैया हमें तो, अब आपने यहाँ पे लिख दिया कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो चार्ज आता कैसे है? तो चार्ज वो आता कहाँ पे है? देखिए आप, जब हम कभी भी बॉडी को रब कर रहे हैं या फिर कॉन्टैक्ट कंडक्शन इंडक्शन या फ्रिक्शन कुछ भी कर रहे हैं तो वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज इस पे पहले से प्रेजेंट है, ये न्यूट्रल था, पहले न्यूट्रल था, जब हमने इस पर रबिंग किया इस पर थर्मल एनर्जी आई तो इसमें क्या हुआ, इसने इस इलेक्ट्रॉन को इस पर मूव कर दिया, इजेक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये बॉडी बन गई पॉजिटिव और ये वाली बॉडी बन गई निगेटिव। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्योंकि आपको पता है यहाँ से हमने चार्ज को क्रिएट नहीं किया ना ही डिस्ट्रॉय किया। क्या हुआ, बस यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पे दोनों चार्ज थे, दोनों चार्ज इक्वल अमाउंट में थे, इसलिए ये बॉडी क्या थी, न्यूट्रली बिहेव कर रही थी। लेकिन जो चार्ज इस पे से इस पे ट्रांसफ़र हो गया तो एक बॉडी पॉजिटिव बिहेव करने लगी और एक बॉडी निगेटिव बिहेव करने लगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे चार्ज ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय, बस क्या होता है उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र करते हैं हम। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच इज़ बिगर अ कोलम्ब और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम वन कोलम्ब ऑफ चार्ज। कह रहा है कि कौन सा बड़ा होता है, एक चार्ज जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट है वो बड़ा होता है या वन कोलम्ब वो बड़ा होता है, और कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक कोलम्ब से बनाए, एक कोलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस हो सकते हैं या होते हैं। तो आपको पता है कि वन कोलम्ब की वैल्यू होती है 1 कोलम्ब और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब होता है। आपको पता है कि ये -19 है, मीन्स 1.6 आपको 10⁻9 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल जाएगी, मतलब 1 कोलम्ब के आगे ये बहुत ही छोटी है वैल्यू इलेक्ट्रॉन की। अब आपने ऐसा पढ़ा ही होगा कि जो 10⁻⁻9 है, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि इसे हम लिखते हैं 1/10⁻9। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि क्या है, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, स्मॉलर है 1 कोलम्ब से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में, विच इज़ बिगर, 1 कोलम्ब इज़ बिगर than a charge on an electron। इसने पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज, तो एक कोलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा, हमको पता है
Q इज इक्वल टू NE होता है। हमारे पास Q पता है, मीन्स हमारे पास Q की वैल्यू दी है जो कि है 1 कूलम्ब, और जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है चार्ज की उसके हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब होती है। बस हमें क्या फाइंड आउट करना है, n मीन्स कितने नंबर होंगे, कितने। तो यहाँ से हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा n इज इक्वल टू Q/E, मीन्स n इज इक्वल टू Q की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, दोनों की वैल्यू कॉलम में है। यहाँ से आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻90। इसे हम रीअरेंज कर सकते हैं, इसे 100 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 16। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 696.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो जो एक कॉलम में कितने चार्जेस प्रेजेंट होंगे, कितने वो होंगे 6.25 इंटू 10⁻18 के, सॉरी यहाँ पे हमारे पास होगा 6.25 इंटू 10⁻18 जो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस प्रेजेंट होंगे कितने में, एक कॉलम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में दिया होगा। इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड, कह रहा है कि अगर कोई बॉडी है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड दे रही है तो हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम इट। कह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड दे रही है तो कितना टाइम लगेगा कि हमें 1 कूलम्ब उससे मिल जाए। तो इसको देखेंगे हमारे पास, अब हमें पता रहना चाहिए कि 1 सेकंड में ये कितना कूलम्ब दे रहा है। तो Q इज इक्वल टू होता है NE, n की वैल्यू हो गई हमारे पास 10⁻9, ये 10⁻9 दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो हमें यहाँ से चार्ज मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम्ब। इतने चार्जेस हमें क्या मिल रहे हैं, हर सेकंड पे मिल रहे हैं, मतलब हर सेकंड में हमें क्या मिल रहा है 1.6 कूलम्ब, 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम्ब हमें क्या मिला है, 1 सेकंड में मिल रहा है। एक सेकंड में हमारे पास जो चार्ज प्रेजेंट हो रहा है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब हो रहा है। तो यहाँ से हमें 1 कूलम्ब की वैल्यू अगर फाइंड करनी होगी तो इसे क्या करेंगे, इसे इस साइड ले जाएंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻10। एक बार देखते हैं कैमरे में यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। इसको थोड़ा सा इरेज करके, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ पे कर देते हैं इसको। दैट वुड बी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10। ये हमारे पास 1 कूलम्ब कितने सेकंड में आएगा, ये देखेंगे यहाँ पे सेकंड है, तो यहाँ से होगा, इसको 100 कर लीजिए इंटू 10⁻9, और यहाँ से हो गया 16। ये कैसे आया देखिए, जब 1.6 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 10/16 हो जाएगा। और जो 10 ये माइनस था, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक और 10 यहाँ पे एक 10 इंटू 10 कर दिया, और 10⁻9 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 16। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 100, और यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से। तो इसको हम लिखेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6696.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। अगर ये देखिए कितना हमें टाइम लगेगा, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। आप सोच रहे हैं कितना ज़्यादा समय हमें लग जाएगा। अगर इसको हम ईयर में कन्वर्ट करना चाहें तो 6.25 इंटू 10⁻9, आपको पता है कि एक ईयर में होता है 365 डेज़,
और हर दिन होता है 24 आवर, और हर आवर में जो होता है वो होता है कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, मीन्स 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 198.18 ईयर के इक्वल आएगा। ईयर, सोचिए कि अगर हर सेकंड भी 10⁹ आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तब भी आपको एक कूलम्ब चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, 198.18 ईयर आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको 1 कूलम्ब चार्ज मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम प्रोसीड करेंगे, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस और मास में क्या डिफरेंसेस हैं। फिर उसके आगे कॉलम्स लॉ है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है तो उसे भी आप कमेंट कर दीजिए।